नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है PTT BSTC 2023 की जो रेगुलर क्लासें हैं हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से चल रही है दोस्तों, जिसमें इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जी दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में मतलब हर 2 साल में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। ये पूरी श्रृंखला है दोस्तों जिसकी आज अपन 16वीं क्लास लेने जा रहे हैं। और ये जो क्लासें हैं यदि आप इनको रेगुलर रूप से देख लेते हैं दोस्तों तो आपको शिक्षण अभिरुचि और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। चलिए, और कमेंट करके आपको उत्तर ज़रूर बताना है कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है तो आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं, ये बताइए। यदि कोई छात्र है जो आँखों पर बहुत दबाव डालता है तो आप उसकी किस कठिनाइयों को मानते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, ये उसकी आदत हो सकती है। ऑप्शन बी, वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा। ऑप्शन सी, उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, उसे पढ़ना नहीं आता है। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, यदि कोई बालक है जो बहुत ही नज़दीक से किताब को बहुत ही आंखों पर जोर डालकर किताब को पढ़ रहा है तो आप उसकी कौन सी कठिनाई मानेंगे। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, ये तो अपने घर में सबकी बात होती है। कोई ज़्यादा आंखों पर जोर डालकर अगर मोबाइल चलाता है, किताब देखता है तो सभी घर वाले उसको यही कहते हैं कि उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, उसे इससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। आप एक अध्यापक हैं दोस्तों और आपको बताना है यदि बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरीके से अगर व्यस्त रख दिया जाए, मतलब उनको बिल्कुल भी फ्री नहीं रखा जाए, तो आपको कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जी, पहला ऑप्शन है दोस्तों, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी और छात्रों को पढ़ने में रुचि की कमी भी नहीं आएगी। दोस्तों जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, जी दोस्तों, यदि आप छात्रों को बिजी रखेंगे ना तो छात्र अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। आपको बताना है देश में संविधान जो है अपना, उसके अंदर किन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों, सभी छात्रों के लिए। ऑप्शन बी है दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन सी है दोस्तों, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए। जी दोस्तों, बताना है अपने संविधान में आपको संविधान किस अधिकार को कौन सा अधिकार देता है शिक्षा का। यदि आप छात्र हैं, यदि आप 0 से ले 6 से 14 है ना, 14 वर्ष तक है, लेकिन ये ध्यान रखना 0 से 14 नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते ही उसको शिक्षा का अधिकार मिल जाता है। ये उम्र है दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु तक, है ना। तो आपको याद रखना है अपना संविधान में लिखा हुआ है कि जो 14 वर्ष तक के सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। और वो जो शिक्षा का अधिकार है ना, वो किस आयु से है, तो 6 से 14 है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि अपने संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है वो उल्लेखित है, तो आपको बताना है ऑप्शन में देते 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है दोस्तों स्त्रियों की शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर बी है अनिवार्य सैनिकों की शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्राइमरी शिक्षा के बारे में। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने में। जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों। बात की जा रही है वर्धा शिक्षा सम्मेलन की, किसकी? वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसमें किस प्रकार की शिक्षा देने की बात की गई थी दोस्तों। जल्दी से बताना है आपको। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला है स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, दूसरा है अनिवार्य सैनिकों की शिक्षा के बारे में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्राइमरी शिक्षा के बारे में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। जी दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को की जो ट्रेनिंग होती है उसका पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? आपको बताना है जो बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग का जो पहला स्कूल था ना वो कहाँ खोला गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों बनारस में, ऑप्शन बी है दोस्तों वर्धा में, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके नागपुर में, और ऑप्शन डी है दोस्तों अलीगढ़ में। जल्दी से बताना है, चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताना है बनारस, वर्धा, नागपुर और अलीगढ़ कहाँ पर पहला जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोला गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, बात करें पहला टीचर ट्रेनिंग स्कूल की तो वो आपके वर्धा में खोला गया था। अभी अपन ने वर्धा सम्मेलन की बात की थी, है ना, वहीं पर आपको याद रखना है, वहीं पर आपका पहला टीचिंग जो ट्रेनिंग स्कूल था वो वहीं खोला गया था। इस समय शिक्षा का विषय आपको बताना है, जो शिक्षा का विषय है वो भारतीय संविधान में किस विषय के अंदर जोड़ा गया है ना, जो शिक्षा है ना वो किस विषय में जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, आपको ये भी याद होना चाहिए 7वीं अनुसूची, उसके अंदर तीन सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची का मतलब है कि कुछ ऐसे नियम, ऐसे विषय उसके अंदर रखे गए हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार को है। जैसे मान लीजिए परमाणु हमले वगैरह करने हैं, या परमाणु करना है, या विदेश से आपको कोई भी व्यापार करना है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, संघ सूची का विषय है। चलिए, अब राज्य सूची में पुलिस वगैरह जो आती है, पुलिस का जो बंदोबस्त वगैरह करना है वो विषय किसके पास है, राज्य सूची के पास में है। और अब दोस्तों बात करें कि समवर्ती सूची क्या होती है, तो समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। मतलब ऐसे विषय जिस पर दोनों ही जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो जो शिक्षा है ना दोस्तों, तो आपको याद रखना है वो किस सूची में है दोस्तों, तो वो आपके समवर्ती सूची में है। कौन सी सूची में है दोस्तों, समवर्ती सूची में। अर्थात आप देखेंगे कि राज्य सरकार भी शिक्षा के लिए कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी शिक्षा के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। आपको बताना है शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है दोस्तों शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी है दोस्तों शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी है दोस्तों शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। देखिए प्रश्न वापस पढ़िए, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। अब देखिए ना, प्रश्न में ही आ रहा है शिक्षण अभियोग्यता, तो जिस प्रश्न के ऑप्शन में योग्यता है वही इसका उत्तर है। तो ये तो इच्छा वाला हो गया, ये नहीं हो सकता। शिक्षण कार्य में लगन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए दोस्तों, ये रही योग्यता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ठीक है, इसके अंदर आती है दोस्तों।
जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी संख्या बहुत कम बनी हुई है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। यदि आप इन प्रश्नों को ही देख के चले जाएंगे ना, तो आपको कोई भी किताब, कोई भी मॉडल पेपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको बस रेगुलर रहना है, और जो रेगुलर रहेगा उसी का नंबर आएगा दोस्तों पीटीटी में। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि। देखिए, अनुशासनहीनता कब पैदा हो सकता है? यदि बच्चों में आयु की बहुत विषमता हो। ये आपकी क्लास में अलग अलग आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, कोई 8 साल का है तो उसी कक्षा में कोई 14 साल का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला ऑप्शन है, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन सी है दोस्तों, बच्चों की संख्या मापदंड से बहुत अधिक हो, या फिर ये सभी। जल्दी से बताना है दोस्तों, अनुशासनहीनता कब फैलेगी? जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ अपन बात करते हैं, अनुशासनहीनता। चलिए, अपने क्लास में मान लीजिए कोई एक क्लास है जिसके अंदर एक तो कोई 11 साल का बच्चा है और एक 14 साल का बच्चा है ना। अपन ने उनको सभी को काम दे दिया, उन सभी को एक अच्छा काम दे दिया, रुचिकर काम दे दिया, और वो सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बताइए, अनुशासनहीनता पैदा होगी क्या? तो आयु से अनुशासनहीनता का कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि जो छोटा बच्चा हो वो पढ़ाई में होशियार हो, है ना, छोटा बच्चा हो वो पढ़ाई में होशियार हो और बड़ा बच्चा भी पढ़ाई में होशियार हो। तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि आयु से जो आपकी अनुशासनहीनता फैलेगी? चलिए, तो पहला ऑप्शन भी गया, और डी ऑप्शन जो कि था उपयुक्त सभी, वो भी गए, है ना। तो चलिए अब अपन बात करते हैं, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए काम नहीं देंगे तो बच्चों अनुशासनहीनता ही पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए दोस्तों, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, अपन चलते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो उसे इस बात की संभावना होती है कि वह, देखिए, एक शिक्षक है वो स्वयं अपने ही कक्षा के जो छात्र है ना उसकी कॉपी जांच रहा है, तो उसे किस बात की संभावना होती है? चलिए, सभी छात्रों को पास कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, बी और सी दोनों। जी दोस्तों, बताना है, आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा की कॉपी आ जाए तो क्या होगा? हो सकता है कोई बच्चा आपको ज़्यादा पसंद हो सकता है किसी की इंटेलिजेंसी से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा करीब हो तो आप उसको नंबर अधिक दे देंगे। और हो सकता है कि कक्षा में आप किसी को पढ़ा रहे और कोई आपके सामने बदतमीजी कर दे, या फिर आपका सही तरीके से कहना नहीं माने, तो आप उसको कम नंबर देंगे। तो हो सकता है ऑप्शन बी भी सही हो और सी भी सही होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। तीन कोणीय प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा आपको बताना है कि इसके त्रिकोणीय प्रक्रिया के अंदर शिक्षा में तीन कोण कौन से हैं दोस्तों। पहला छात्र, शिक्षक, सामाजिक परिवेश। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, पाठशाला, छात्रा, शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी है, छात्र, पाठशाला, ज्ञानार्जन। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अध्यापक, छात्र और ज्ञान। जल्दी से बताना है दोस्तों, कौन से त्रिकोणीय प्रक्रिया में तीन कोण कौन से हैं शिक्षा के अंतर्गत? जी दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, एक शिक्षा जो है ना एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, एक त्रिभुज के तरीके से अपन बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो उसमें छात्र होता है, दूसरा उसमें शिक्षक होता है, और तीसरा उसमें पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है दोस्तों? पाठ्यक्रम होता है ना। लेकिन पाठ्यक्रम वाला तो आपको ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा है, तो पाठ्यक्रम की जगह कई जगह अपन सामाजिक परिवेश भी पढ़ते हैं, सामाजिक परिवेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए इसमें ही आपको तीन ऑप्शन मिल जाते, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तो आप कौन सा करके आते? पाठ्यक्रम वाला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पाठशाला लिखा हुआ है, ये पाठशाला का मतलब अलग होता है दोस्तों। पाठशाला मतलब क्या होती है? स्कूल होती है ना। स्कूल मतलब एक बिल्डिंग जहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। जबकि पाठ्यक्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल
का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। आपको बताना है फ्रोबेल जो एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने किस क्षेत्र में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पब्लिक स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों किंडरगार्टन में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि में, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विकलांगों की शिक्षा में। जल्दी से बताना है दोस्तों फ्रोबेल, है ना, आपको ये चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। जी दोस्तों, फ्रोबेल बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। ये तो आप मतलब बीएड भी करेंगे तब भी बार बार इसके ऊपर प्रश्न आएंगे, और बीएड के बाद आप कोई कंपटीशन भी देंगे ना जिसमें शिक्षण मनोविज्ञान आएगी, तो उसमें भी फ्रोबेल से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना है जो फ्रोबेल जो थे उनका जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो था किंडर गार्डन बनाने में। ठीक है, इसको गार्डन भी बोलते हैं, किंडर गार्डन भी बोलते हैं और किंडर गार्टन भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, आपको बताना है ऐसे बच्चे जो शिक्षक के प्रश्न देने के लिए हाथ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उनके उत्तर प्राय सही होते हैं, उनके उत्तर प्राय सही नहीं होते हैं, वे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। जी दोस्तों बताना है। यदि आप कोई कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई बच्चा हाथ उठा के बोल रहा है भाई मुझे आता है, चलिए अच्छी बात है, दूसरी बार भी हाथ उठा रहा है, तीसरी बार भी हाथ उठा रहा है, तो बताना है क्या उसके सभी उत्तर सही होंगे। अरे सभी उत्तर सही नहीं हो सकते हैं ना, अभी अपन को भी सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो बच्चों को कैसे आएंगे, है ना। और सभी उत्तर गलत भी नहीं हो सकते, सभी बच्चों को कमज़ोर भी अपन नहीं समझ सकते, है ना। और हो सकता है कि कोई देख देख में हाथ ऊपर कर ले, कोई पढ़ाई में कमज़ोर हो के भाई हाथ ऊपर कर लेते हैं, हाथ नीचे रहेगा तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो हो सकता है कि वह पढ़ने में तेज हो और नहीं होती, ये तीनों ही उत्तर नहीं हो सकते दोस्तों। तो उत्तर नंबर होगा आपका डी, कि हो सकता है कि उनका उत्तर सही भी हो और गलत भी हो। ऐसा नहीं कि उसने हाथ खड़ा कर लिया मतलब उसको उत्तर आ ही रहा है ना। आपको देखा होगा कि बचपन में कोई एक जना हाथ खड़ा करता था तो पूरी क्लास हाथ खड़े कर लेती थी, या फिर 10 जनों की क्लास है, 9 जने हाथ खड़े करते थे तो 10वां जना अपने आप हाथ खड़ा कर लेता था कि कहीं मेरी इंसल्ट नहीं हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन हो तो कैसा होगा दोस्तों। पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी, कक्षा का अनुशासन ढीला हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जल्दी से बताना है दोस्तों, हंसने का मौका मिलेगा तो ये तीन ऑप्शन तो आपको दिख रहे होंगे, अब आपको इन तीन में से बताना है। मान लीजिए कोई बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नींद आ रही है ना, बच्चों को क्या आ रही है, नींद आ रही है, तो ज़रूरी है दोस्तों कि उनके लिए थोड़ा बहुत कक्षा का जो माहौल है उसको पॉजिटिव रखा जाए, इसलिए हंसना थोड़ा मनोरंजन का कार्य भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पढ़ाई का आधा असर नष्ट हो जाएगा ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते, तो पढ़ाई रोचक ज़रूर बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है। आपको बताना है विशिष्ट शिक्षा जो है ना उसका संबंध किससे है। दिख रहा है प्रश्न, चलिए अब ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ऑप्शन नंबर सी है मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बी और सी दोनों। आपको बताना है विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, ये तो आप सभी जानते होंगे। स्पेशल एजुकेशन मतलब स्पेशल बीएड और बीएसटीसी जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, जिनको विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ना होता है वो विशिष्ट शिक्षा से संबंधित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। आपको बताना है कक्षा शिक्षण में आपको रोचकता बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी। अध्यापक के व्यक्तित्व से, अनुशासन पालन से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, या फिर छात्रों के सहयोग से। आपको बताना है विविधता भी बढ़ानी है,
मतलब तरीके भी अलग अलग बनाने हैं, और रोचकता मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है आपका शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। यदि आप शिक्षण मतलब पढ़ाते समय अलग अलग सामग्री का, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं ना, तो कक्षा में जो शिक्षण कार्य होता है ना, वो और अधिक रोचक बन जाता है। आपको ये प्रश्न ऐसे भी समझना चाहिए कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से क्या होता है। शिक्षण सामग्री एक तो रोचक भी बनती है, और उस शिक्षण सामग्री में क्या आती है दोस्तों, विविधता भी आती है ना। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। आपको बताना है बुद्धि लब्धि परीक्षण जो था, उसका जो आंदोलन था, उसके अग्रदूत कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एडलर। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मारिया मोंटेंसरी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रॉबर्ट हिटचिक्स। जल्दी से बताना है दोस्तों, बुद्धि लब्धि परीक्षण आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। ये जो प्रश्न दोस्तों इस बार की जो रीट का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था, है ना। जो तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक, जो थर्ड ग्रेड के टीचर का जो पेपर हुआ था, मेन पेपर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था दोस्तों कि जो बुद्धि लब्धि परीक्षण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने द्वारा। कोई आपके भाई ने, किसी ने भी आपके जो रीट का पेपर दिया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी में ये एक प्रश्न आया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों की होगी। आपको बताना है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की कौन सी समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए विशेष सवारी की। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पाठ्यक्रम की तैयारी की। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अक्सर गैर हाजिरी की। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ए और सी दोनों। जी दोस्तों, एक विशिष्ट विकलांग बालक है ना, अभी अपन ने बात की थी स्पेशल एजुकेशन जो कि किससे संबंधित होती है दोस्तों, विकलांग बच्चों से संबंधित होती है। तो आप मतलब बतानी है कि कौन सी समस्या आपके सामने आ सकती है। विशेष सवारी की, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए एक विशेष सवारी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पाठ्यक्रम तैयारी की, ये तो नहीं लग रहा, लेकिन अक्सर गैर हाजिरी की ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तबीयत कभी ज़्यादा ख़राब हो, कभी कम ख़राब हो सकता है कि बच्चे जो है वो स्कूल में मतलब आना नहीं चाह रहे हों, है ना। उनको कभी हॉस्पिटल का काम पड़ सकता है ना। विशिष्ट बालक होते हैं ना, वो बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, अधिक अनुपस्थित ज़्यादा रहते हैं। तो ए और सी दोस्तों दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। छात्रों में शोम निराशा और रुचि का भाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है। जी दोस्तों बताइए। अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, या फिर ये सभी। जी दोस्तों बताइए, यदि छात्रों के मन में शोम निराशा और रुचि का भाव पैदा होने से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है। ये रुचि की जगह अरुचि कर लेना है ना, अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको निराशा हो रही है। तो क्या होगा दोस्तों, अनुशासन बढ़ेगा। जी दोस्तों बढ़ेगा। परीक्षा के समय पढ़ाई तो होगी नहीं, तो भ्रष्ट साधनों को अपनाने की समस्या, ये भी हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी छात्रों के अक्सर अनुपस्थित, जी दोस्तों, और उत्तर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं अभी आप निराश हैं, तो आप कोई काम को मन से करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे। आपको बताना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है दोस्तों, आप जैसे याद रखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे,
तो आप बोलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बोलते हैं राधा कृष्णन। बोलते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अलग थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अलग थे, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो क्या थे दोस्तों? वो तो राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति। और ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो थे ना दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों? प्रथम शिक्षा मंत्री। और वो क्या थे दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक, पहले वैज्ञानिक जो क्या बने दोस्तों? राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात करें अपन अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका बंगाल। जी दोस्तों बताइए, 3 ऑप्शन तो ये है और चौथा ऑप्शन है आपका बंगाल, है ना। डी ऑप्शन है आपका बंगाल। बताइए, बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? जी दोस्तों, बात करें सबसे अधिक साक्षर की तो आपका वो होगा केरल राज्य। कौन सा होगा दोस्तों? केरल राज्य होने वाला है। और बात करें सबसे कम साक्षर की तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो होगा आपका बिहार। क्या होगा दोस्तों? बिहार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले प्रश्न के बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से जुड़े रहिए, जिसमें सुबह आपकी 11 बजे की जो क्लास है उसमें अपन शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हैं, और शाम को आपकी 5 और 6 बजे जो क्लास होती है दोस्तों, उसमें अपन 5 बजे अपन हिंदी पढ़ते हैं और 6 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। मतलब चारों क्लासों को आपको यहीं पर एक चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पिछले कई सालों से पीटीटी और बीएसटीसी के जो भी छात्र थे वो इस चैनल से पढ़कर पास हुए हैं, उन्हें अपनी मनपसंद की कॉलेज मिली है। तो आप भी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।